मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज सिनेमा और साहित्य की चौथी इकाई के तीसरे बिंदु पर मैं आज बात करूंगी, जिसमें आज विशेष अध्ययन में गोदान और शतरंज के खिलाड़ी फिल्म के ऊपर मैं यहाँ फिल्म से जुड़ी हुई जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या फिर पारिवारिक जो समस्याएं उत्पन्न हुई और साथ ही इतिहास द्वारा अनेक आधारों पर समस्याएं जो उत्पन्न होती है उसके आधार पर शतरंज के खिलाड़ी फिल्म का निर्माण किया और निर्देशक ने किस तरह से उसे बखूबी रूप में पात्रों के द्वारा उसे चित्रित किया, उसका यहाँ पर मैं एक तरह से सार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गोदान 1963 प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेमचंद नाम आज हमारे लिए एक तरह से अपरिचित नहीं है। प्रेमचंद के साहित्य के द्वारा ही हमें अनेक प्रकार से मानवीय मूल्यों, जीवन मूल्यों और स्थिति परिस्थिति में बदलते हुए मूल्यों का रूप स्वरूप ज्ञात हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय। प्रेमचंद ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के कथा साहित्य में अनेक प्रकार के जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का प्रयास किया है। संक्षिप्त रूप में उनका परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय या अन्य रूप में हम मुंशी प्रेमचंद के रूप में भी कह सकते हैं। उनकी प्रारंभिक जो शिक्षा का जो आरंभ है वह उर्दू फारसी से हुआ। प्रेमचंद शिक्षा के साथ साथ नौकरी के स्तर में भी पूर्ण रूप से वहां पर उपलब्धि अग्रसर करते हुए दिखाई दिए। वे अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था से काफी प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह का व्यक्ति जीवन जीता है वह उसी तरह के आधारों पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, चाहे बोलचाल के आधार पर या साहित्यिक रूप से हम देख सकते हैं। प्रेमचंद ने सर्वप्रथम कहानी सौत 1914 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित की या हुई और अंतिम कहानी कफन 1936 में। यानी कि कह सकते हैं कि शुरुआत और अंत एक ही विधा के आधार पर हुआ। प्रेमचंद ने यथार्थवाद की शुरुआत की, जहां उनसे पहले के जो साहित्यकार थे उन्होंने अपनी साहित्य में अनेक प्रकार से आदर्शवाद, कल्पना या मिथ्या या पौराणिक कथाओं के आधार पर अपने साहित्य का निर्माण किया। वहीं प्रेमचंद ने अपने साहित्य में यथार्थवाद को प्रस्तुत कर सभी के समक्ष अपने साहित्य को एक निकटतम रूप में वहां पर बहुमुखी रूप से दिखाने की कोशिश की। माधुरी, हंस और नारायण साप्ताहिक एक तरह से पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने अपना संपादन योगदान दिया। सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, प्रगतिशील मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपने कथा साहित्य के अनेक रूपों या अनेक गद्य की विधाओं में उनका रूप स्वरूप वहां पर प्रयोग में या प्रस्तुत लेकर आए। उन्होंने 13 उपन्यास और ये कह सकते हैं कि उन्होंने 300 से अधिक कहानियां अपने मानसरोवर खंड के 8 भागों में निर्मित की है। उन्होंने नाटक या गद्य की अन्य विधाओं में भी अपना जो बहुमुखी रूपे से रूप प्रकाशित किया है, अभिव्यक्त किया है। और उनके कथा साहित्य में हम देखते हैं कि उपन्यास, कहानी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रेमचंद ने अपने वास्तविक जीवन, व्यवहारिक जीवन या अनुभवित जीवन को अपनी कथा साहित्य में चित्रित किया है, ऐसा अन्यतम उदाहरण आज के युग में हमें देखने को कम ही मिलता है। उन्हें सम्राट की उपाधि से भी नवाजा गया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा गया, क्योंकि उस समय की जिस तरह की समस्याएं, विसंगति, विषमताएं समाज में उत्पन्न हो रही थी, उनके आधार पर यथार्थ के रूप में पात्रों का जो चरित्र चित्रण बहुत ही सफल और एक तरह से जागरूक रूप में जनता के सामने समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रेमचंद की दृष्टि, हम ये कहते हैं कि प्रेमचंद ने जिस तरह से अपना जीवन जिया, जिस तरह से घात प्रतिघात या हम ये कह सकते हैं व्यवस्था के विरोध में, उनके प्रतिशोध में, या किस तरह से
उन्होंने अपने वातावरण के अनुसार उस जीवन को जीने में जितना संघर्ष या द्वंद झेला, वही उनकी कहीं न कहीं कहानी या कथा साहित्य में देखने को मिलता है। हमने देखा कि किस तरह से जो उनकी साहित्यिक कृति है गोदान, उसमें उन्होंने किस तरह से उनके पात्रों का जो यथार्थ रूप में वहाँ पर अवलोकन किया है, वह देखते ही बनता है। साथ ही साथ यथार्थ के साथ-साथ मानवतावादी और आदर्शवादी मनोवृत्ति का भी उन्होंने चित्रण किया। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास और कहानी के माध्यम से इन अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने का प्रयास किया। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि किस तरह से आदर्श और यथार्थ का जो सम्मिश्रण है, वह गोदान की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। एक और होरी है जो अपने आदर्शवादी चरित्र के लिए वहां पर दिन प्रतिदिन पूर्ण रूप से उपन्यास में संघर्ष और द्वंद के वातावरण में अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। तो दूसरी ओर मानवतावादी या हम मालती, मेहता, खन्ना, राय साहब, धनिया, गोबर, अन्य पात्रों के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि किस तरह से वह मानवतावादी विचारधारा से युक्त अपनी अभिव्यक्ति को संत्रास, तनाव के आधारों पर झेलते हुए नजर आते हैं। सामाजिक आर्थिक समस्या का चित्रण रूपा का जो विवाह है वह बूढ़े व्यक्ति से कर देता है। अन्य उपन्यासों के अंतर्गत भी इसी प्रवृत्ति को लेखक ने दिखाने का प्रयास किया। कहने का तात्पर्य है, हमने उनके 13 उपन्यास जो देखे हैं, उनमें से हम रंगभूमि है, कर्म भूमि है, या सेवा सदन है, या फिर हम ये कह लीजिए गमन है, निर्मला है, और आपका गोदान में भी इसी तरह के जो अनमेल विवाह है उस पर अपनी कटाक्ष चलाने का प्रयास किया। साथ ही साथ किस तरह से आर्थिक व्यवस्था जीवन को एक तरह से अंधेरे कूप में ढकेलने का जो प्रयास करती है, उसकी भी पीड़ा को यहाँ पर उपन्यासकार ने दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ निर्माता निर्देशक ने भी इसी तरह की भूमिका में उन पात्रों के सजीव जीवंत रूप को प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक विकृतियां हम जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन जीना कितना दुर्भर हो रखा है। हम समाज की स्थिति परिस्थितियों से भी परिचित रहते हैं, और समाज में जिस तरह से अनेक प्रकार की विकृतियां हमारे समक्ष आकर खड़ी होती है, उनसे बाहर निकलना एक आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी हो जाता है। यथार्थ के आधार पर हम देखते हैं कि इस जो फिल्म के आधार पर या कथाकार के रूप में प्रेमचंद ने यौन संबंधों का जो रूप स्वरूप आधुनिक परिवेश में उछलते हुए संबंधों का जो आधार प्रस्तुत किया है, वह देखने को मिलता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि गोबर और जुनिया का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं यौन संबंध के आधार पर टिका हुआ दिखाई देता है, कि यौन संबंध की पूर्ति होने जाने के बाद वह संबंध कहीं भी जो वास्तविक रूप है वो ग्रहण करते हुए नहीं दिखाई देता, विभिन्न विच्छेद स्थितियों में दिखाई देता है। इसी तरह से हम मालती और मेहता के संबंध को भी वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से आत्मसंतुष्टि के लिए वह इस संबंध को एक रूप में जीते हुए दिखाई देते हैं। सामाजिक समस्या, दहेज प्रथा या अनमेल विवाह, विधवा विवाह का रूप भी प्रेमचंद ने अपनी कथा या अपने उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनका विवाह अनमेल रूप में या दहेज के आधार पर किस तरह से एक अभिशाप के रूप में जीते हुए दिखाई देता है, क्योंकि समाज में उस समय की यही प्रज्वलित समस्याएं मुंह खोलकर खड़ी हुई दिखाई देती थी, क्योंकि उस समय में मध्यम वर्गीय परिवार में जीना बहुत ही कष्टकारी था, आज भी कष्टकारी है। हर रूप में हम देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधा अर्जित करने के आधार पर हम अनेक प्रकार के ऐसे बनावटी, ऐसे कृत्रिम रूप में जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं जिनका कोई भी उद्देश्य नहीं होता, और अंत में हम अनेक सामाजिक समस्याओं से रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण आर्थिक अभाव पूरे नहीं हो पाते, तो व्यक्ति मजबूरी में, समझौते में इस तरह के निर्णय लेता हुआ भी दिखाई देता है कि वह अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति से अपनी बेटी का, रूपा का विवाह कर देता है, जिससे कि वह मन में अनेक प्रकार की त्रासदियां उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है। संत्रास की भावना वहां पर जगते हुए दिखाई देती है, धन न होने के अभाव में। परिवार बिखराव, हम देखते हैं कि पूरे उपन्यास में कहीं ना कहीं
जो पारिवारिक विघटन है या पारिवारिक बिखराव है, वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि हम जब परिवार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निर्णयों का या फिर बातों का वहाँ पर सम्मान करते हुए नहीं दिखाई देते, तो अनेक प्रकार के बिखराव वहाँ पर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। पुरजोर रूप से उनका हम ये कह सकते हैं कि उनका उल्लंघन करते हुए भी दिखाई देते हैं, उनमें द्वंद्व भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। कहा साथ-साथ उसमें बिखराव की स्थिति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, जैसे कि राय साहब और अमरपाल के परिवारों में दिखाई देता है कि परिवार के जितने भी लोग हैं उनके साथ सहमति से नहीं चलते हुए दिखाई देते हैं, उनके प्रति आक्रोश रोष उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है। गोदान की पृष्ठभूमि हमने देखा कि किस तरह से निर्माता त्रिलोक जेठली ने अपनी फिल्म के माध्यम से गोदान की जो पृष्ठभूमि का जो रूप स्वरूप तैयार किया, उसमें वह बहुत ही अनुपम और अतुलनीय आधार को प्रस्तुत किया गया। किसान के जीवन और उसकी संस्कृति का आधार प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य है कि हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो भारतीय किसान है वह किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, और उनकी समस्याओं को हम देखते हैं कि लोग देखकर भी अनदेखा करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस समय में हम ये कह सकते हैं कि 1880 से 1936 का जो समय प्रेमचंद जी का रहा है, उसमें उन्होंने किसान की जो वेदना है, पीड़ा है, तनाव है, अर्थहीनता का भाव है, असुरक्षा का भाव है, वह उनके जीवन में अनेक रूपों में व्याप्त दिखाई देता है। पर वह भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए भी दिखाई देते हैं। वह अपनी परंपराओं, मान्यताओं के प्रति अपने आत्मसमर्पण को जो भाव देते हुए प्रस्तुत होते हैं, वह देखकर मन को काफी संतोष भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है कि निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय किसान किस तरह से अपने जीवन मूल्यों के साथ अपनी संस्कृति को एक विकसित क्रम में लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फिल्म में भी इसी तरह का रूप और आधार प्रस्तुत किया गया है। भारतीय किसान की आकांक्षा, बेबसी, असुरक्षा और अर्थहीनता पर आधारित जीवन की पीड़ा को चित्रित किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि किस तरह से भारतीय किसान की जो इच्छाएं हैं जो तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाती, क्योंकि वह अनेक प्रकार की आर्थिक बोझ के कारण अपने जीवन को जीता हुआ दिखाई देता है। सुरक्षा के नाम पर उसे अनेक प्रकार की असुरक्षा के भाव मिलते हुए दिखाई देते हैं। विवेकशीलता, संतोष, या हम ये कह लीजिए कि जीवन में किसी भी आधार के ऊपर उनका जीवन रूप नहीं टिका हुआ दिखाई देता है। जो किसान सब भारतवासियों का या अन्य देश विदेश में भी हम देखते हैं कि किसान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आता है, सबका पेट भरते हुए दिखाई देता है। वही किसान आज खाने के लिए, पहनने के लिए, रहन सहन के लिए तड़पता बिखरता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर किसान के जीवन की दयनीय स्थिति का जो चित्रण यथार्थ रूप में प्रेमचंद जी ने किया है, वह देखते ही बनता है। और इसी का जो फिल्मांकन रूप में प्रस्तुत त्रिलोकी जेठली ने किया है, वह भी पूर्ण रूप से हम ये कहे कि सफल दिखाई देता है, कि पूर्ण रूप से किसान की जो दुर्दशा है उसके बारे में यहाँ पर चित्रण किया गया है, कि जीवन की कितनी विषमताओं को वे अपने जीवन में झेलते हुए दिखाई देते हैं और उफ तक करते हुए नहीं दिखाई देते। जमींदार या महाजन, किसान का जीवन कष्टमय और संघर्ष के कारण मुश्किल बना रहता है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने जितनी भी फिल्में देखी हैं उस समय की चर्चित फिल्में, जैसे मदर इंडिया की मैं बात करूं, या फिर हम कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से किसान के ऊपर जो पूर्ण रूप से शोषण करता हुआ व्यक्ति, जमींदार या महाजन, उसे पूरी तरह से निचोड़ लेता है, कर पर कर लगाकर उसके जीवन का जो पहलू है उसको अनेक यातनाओं से भरते हुए दिखाई देता है। और ये यातनाएं जीवन में कभी भी समाप्त होती हुई नहीं दिखाई देती, जीवन इससे रूबरू लड़ते हुए दिखाई देता है। और वह जो लड़ना है वह संघर्ष के रूप में नहीं दिखाई देता, वह तनाव के रूप में दिखाई देता है, बेबसी के रूप में दिखाई देता है, आक्रोश के रूप में दिखाई देता है, क्रोध के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि जीवन में इतने सारे संकटों को झेलना
एक तरह से बहुत ही मन को आहत या अभाव की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर करता हुआ दिखाई देता है, और इस मजबूरी में व्यक्ति समय पर अगर किसी के आश्रय में अपना जीवन यापन कर लेता है तो वह ठीक है, नहीं तो आश्रय से परे वह केवल धरती में ही अपने आप को और धँसता हुआ महसूस करता हुआ दिखाई देता है। आर्थिक व्यवस्था के प्रति वेदनामय जीवन को दिखाया है कि हम पूरी फ़िल्म में देखते हैं कि किस तरह से जो किसान है उसका जीवन जो है, जहाँ से जिस ढर्रे से शुरू होता है उसी ढर्रे पर आकर खत्म हो जाता है। वहाँ पर सुख, भौतिक सुख, ये होते क्या हैं उनको इन चीज़ों से भान ही नहीं हो पाता। केवल धरती से उठे हुए होते हैं और धरती में ही मिलते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है उन्हें वास्तविक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में उतने सुखों की वो प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण वह धन के अभाव में ही अपना जीवन या अपनी वेदना को जीते हुए दिखाई देते हैं। गोदान में 2 वातावरण का चित्रण किया गया है, एक ग्रामीण वातावरण और दूसरा नगरीय जीवन से ओतप्रोत कथा का जो रूप स्वरूप है वह उसका रेखा चित्र यहाँ पर खींचा गया है कि किस तरह से ग्रामीण वातावरण में व्यक्ति अनेक अवसादों से, अनेक विषमताओं से या अलगावों से दूर दिखाई देता है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी छल कपट नहीं दिखाई देता है। केवल स्थिति परिस्थितियाँ ही उसे मजबूर कर दे तो बात अलग है, नहीं तो वास्तविक जीवन में और व्यावहारिक जीवन में वह बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से अपना जीवन यापन करता हुआ दिखाई देता है। नगरीय जीवन में जिस तरह की चकाचौंध है, जिस तरह का छल कपट है, जिस तरह का अकेलापन है, वह व्यक्ति जीते हुए भी उस आधुनिक वातावरण का रसपान नहीं कर पाता। रसपान करने के बाद भी अनेक प्रकार की विसंगतियां उसके हृदय में, उसके जीवन में एक तरह से वास करती हुई दिखाई देती है, और जीवन जीना बहुत ही कष्ट में होता हुआ दिखाई देता है। ये दोनों रूपों का स्तर दिखाया है, जहाँ पर ग्रामीण वातावरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से विषमता, विसंगतियों के ऊपर आधारित अपना जीवन जीता है, और यहाँ पर नगरीय वातावरण में विसंगति, विवशता को हम खुद एक तरह से चुनौती देते हुए नजर आते हैं, उनका आह्वान करते हुए नजर आते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा का चित्रण दिखाया गया है ग्रामीण परिवेश में व नगरीय परिवेश में भी दिखाया गया है कि किस तरह से परिवारों की जो टूटन है वह लगातार बढ़ती चली जा रही है। आजकल जैसे हम देख रहे हैं, उस समय में संयुक्त परिवारों का चलन था। संयुक्त परिवार से हमारा तात्पर्य है जहाँ पर दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई या फिर अन्य संबंधों में हम बहन भाइयों के संबंधों को भी देखते हुए नजर आते हैं, और वहां पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी परंपरा, हमारी मान्यताओं से हम रूबरू होते हुए दिखाई देते हैं। आज वो चलन घटता चला जा रहा है। एकल परिवार में भी बहुत एकल, हम कहें सूक्ष्म एकल परिवार रह गए हैं, जिसमें संस्कृति, मान्यता, परिवार लोगों से काफी कोसों दूर नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार का विघटन दिखाया गया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने लाभ के अर्थ में व्यक्ति से जुड़ता हुआ चल जाता है, और जब उसका लाभ पूरा हो जाता है तो वह परिवार से एक तरह से अपना अलगाव, अपना विघटन शुरू करते हुए दिखाई देता है। शोषण और संतरास से जूझते पात्रों की कथा का करुण रूप दिखाया गया है। इसमें एक जगह संवाद या का चित्रण किया गया कि किस तरह से जब होरी गाय लेकर आता है, और गाय को लाने के बाद उसके मन में कितनी प्रकार की संतुष्टि वहां पर महसूस होती है, उसके चेहरे के हाव भाव से देखा जा सकता है। पर जब किसी कारणवश गाय का जो एक तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका करुण रूप भी उसके चेहरे पर दिखाई देता है। सब कुछ जानते समझते हुए भी वह अपने भाई के प्रति प्रतिशोध की भावना वहां पर एक तरह से नहीं अपनाता हुआ दिखाई देता है। उसे हर पीड़ा से फिर भी वह बचाने का प्रयास करता है। इस समय जो स्त्री है, पत्नी है धनिया, वह कहीं ना कहीं पति के रूप और उसके व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा विचलित होते हुए दिखाई देती है, और वह पुलिस में कंप्लेन करने के लिए भी कहती है। पुलिस भी आ जाती है, पर फिर भी वह अपनी बात या अपने वचन से मुखर जाता है, विमुख हो जाता है, और अपने भाई के प्रति जो संवेदना भाव है उसको वहां पर जागृत करते हुए दिखाई दिया है, जो हमारे संयुक्त परिवारों की एक तरह से नींव कही जा सकती थी, या जो खून के रिश्ते हैं वह समय टू समय हमें पता भी चलता है। उनकी सकारात्मक सोच भी पता चलती है, उनकी नकारात्मक सोच भी पता चलती है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने या त्रिलोकी
जेटली ने किस तरह से संयुक्त परिवार के विघटन की जो आपदा है, जो व्यवस्था है, जो उसपे व्यंग है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कसा गया है, और संयुक्त परिवार में कितने प्रकार की वेदनाएं, कितने प्रकार के लाभ दोनों स्तर पर देखे जा सकते हैं। संबंधों में खटास और स्वार्थ की भावना निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और ये हम ये कह सकते हैं कि इस काल में, वैसे तो जब से ये समाज बना है तब से संबंधों में इसी तरह के जो उतार चढ़ाव है हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हम सफलता की संबंधों की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखते हैं, कई बार उसमें इतना विघटन, इतना बिखराव आते हुए भी दिखाई देता है कि व्यक्ति आत्महत्या या आत्मदाह करने का भी उसमें संभवतः प्रयास करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि संबंधों का जो टूटन है वो सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हम उसी परिवार में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और उन्हीं समस्या से हम लबालब भरे हुए दिखाई देते हैं। तो जीवन वहां पर रिसते हुए दिखाई देता है, उनमें कड़वाहट उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, उनमें जल्लाहट उत्पन्न होते हुए दिखाई देती है, जिसके कारण अनेक प्रकार की त्रासदियां वहां जन्म लेती हुई दिखाई देती है। पात्रों में वातावरण के अनुसार परिवर्तन दिखाया गया है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से कथाकार ने या निर्देशक ने जो वातावरण का जो सदुपयोग किया है, या वातावरण के अनुसार पात्र किस तरह से अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आते हैं, वह कहीं ना कहीं मूल्यों के आधार पर हमें बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, जो इसमें प्रेमचंद के उपन्यास कथा साहित्य में प्रस्तुत किया गया है, कि किस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि मालती एक तरह से स्वच्छंद विचारों वाली है, पर वह जैसे ही होरी के संसर्ग में आती है तो वह उसकी विचारधारा एकदम बदलती हुई दिखाई देती है, समाज के प्रति उसके कुछ उत्तरदायित्व वहां पर जगते हुए दिखाई देते हैं, अपनी सोच के अंधे अनुकरणीय रूप में वह जीती हुई जब दिखाई देती है, तो वहां पर फिर उसका स्वच्छंद रूप भी दिखाई देता है। ऐसा ही आपके मेहता पात्र के अनुसार भी हुआ। गोदान की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि इन तीन विचारधाराएं काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो पहली है प्रगतिवाद, दूसरी है गांधीवाद, और तीसरी है मार्क्सवाद। इसके आधार पर प्रेमचंद ने इस कथा का जो स्वरूप या रूपरेखा लिखी है, उसके आधार पर इन तीन विचारधाराओं का उस समय में पुरजोर रूप से समर्थन भाव दिखाई देता था। गोदान फिल्म में सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक समस्याओं का चित्रण भी किया गया है। जैसे हमने देखा कि पूर्ण जो फिल्म का परिवेश है या कथा का परिवेश है, उसमें हमने देखा कि तीन आधारों पर व्यक्ति अपनी भूमिका अर्जित करते हुए नजर आ रहे थे। तो सामाजिक सामाजिक से हमारा तात्पर्य है समाज के जो नियम है, सिद्धांत है, उनके अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई दे रहा है। कि जिस एक संदर्भ में बताया गया है कि किस तरह से गोबर झुनिया के साथ अपने संबंधों को एक विस्तार देते हुए नजर आता है, और विस्तार देकर वह उसे बीच में ही छोड़कर चला जाता है, जब धनिया और होरी जुनिया का साथ देते हुए नजर आते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं, पर कहीं ना कहीं वह पंचायत के समक्ष खड़े होकर एक दोषी के रूप में भी ठहराए जाते हैं, और उन पर अनेक प्रकार के वहां पर अनाचार, अत्याचार का रूप भी दिखाया गया है। सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर हम देखते हैं कि राय साहब है या जमींदार है, महाजन है, किस तरह से अपने राजनीतिक रूपों को वहां पर अनेक कूटनीतियों से पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। समस्या और उस पर अनेक प्रकार के कर बिठाते हुए व्यक्ति का जीवन कितना नीरस, कितना उब और निराशामय बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। पारिवारिक समस्याओं में हम देखते हैं कि होरी धनिया के बीच में अनेक प्रकार की जो समस्याएं पारिवारिक रूप से चल रही हैं, परिवार के संबंधित पात्रों के आधार पर उसको वर्णित किया गया है। अन्य रूपों में हम देखते हैं कि जो आर्थिक रूप से समस्याएं यहाँ पर दिखाई गई हैं, उसमें हम रूपा और सोना का रूप भी ले लेते हैं कि किस तरह से आर्थिक अभाव के कारण उन्हें अनेक प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं, जो जीवन में कहीं ना कहीं उस समय की पृष्ठभूमि की मांग कही जा सकती है। तो पात्र होरी धनिया, गोबर झुनिया, शोभा, हीरा, पुनिया, रूपा, राम सेवक और राय साहब, मालती, मेहता, खन्ना, जमींदार व अन्य पात्रों के संयोजन से इस कथा, इस उपन्यास को लिखा गया। अगले
कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी, और इसे भी प्रेमचंद द्वारा ही निर्मित किया गया है। इसमें अनेक प्रकार के रूपों को, अनेक प्रकार के अभावों को, अनेक प्रकार से हम देखते हैं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से तो बहुत कम आधार पर इसकी अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं, पर पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि अपनी तन्मयता, अपनी विलासिता, अपने रुझान के अनुसार दो पात्रों को अपने जीवन का जो चयन है वो समर्थन रूप में या समर्थक रूप में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। समर्थन कि व्यक्ति खुद ही इस खेल के प्रति अपनी पूरी वैवाहिक जीवन को एक तरह से तबाह करते हुए दिखाई देता है। समर्थन इस रूप में कि वह अपने खेल के अनुसार इतना समर्पित है कि वह किसी भी तरह की पीड़ा को झेलने के लिए वहां पर उपस्थित होता हुआ दिखाई देता है। शतरंज के खिलाड़ी 1977 प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, जिसे निर्माता निर्देशक सत्यजी रे ने इसे निर्देशित किया था। इस कहानी में हम देखते हैं कि अवध के राजा की ये कहानी है। पात्र जो अपनी जिंदगी को पूर्ण विलासिता के आधार पर निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। कि हमने देखा है कि जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क में राजा महाराजाओं का जो चित्र खिंचता हुआ दिखाई देता है, उसमें हमने कई राजाओं को तो कर्तव्य बोध निष्ठा से अपने कार्य को करते हुए देखा, पर कई ऐसे भी राजाओं को, जमींदारों को, जागीरदारों को देखा है जो केवल विलासिता के नाम पर ही अनेक प्रकार के प्रपंच षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कहानी दो जागीरदारों के रूप में आधारित है, जिसमें पहला जागीरदार है मिर्जा साजिद अली और दूसरा है मीर रोशन, जो अपनी बेफिक्री, कर्तव्य अकर्तव्य रूप में या फिर हम कहें कि किसी भी तरह का पारिवारिक रूप में वहां पर वह सशक्त रूप से कार्य करते हुए नहीं देखे जाते। केवल शतरंज के प्रति उनका जो मोह है, जो माया रूप है, वह माया रूप का जो प्रेम है वह जागृत होता हुआ दिखाई देता है। कि खेल के प्रति जो संवाद इसके कहानी के आधार पर लिखे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा रोचक है, और कहानी को किस तरह से क्रमबद्ध रूप में ढालने की कोशिश की है कि कहीं भी बिखराव की स्थिति उत्पन्न होते हुए नहीं दिखाई देती। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर आप पूरी कहानी, पूरी फिल्म को जब आप देखते हैं तो उसमें पात्रों द्वारा जो व्यंजित संवाद है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन आधारों पर, पारिवारिक आधार पर, सामाजिक आधार पर या फिर राजनीतिक आधार पर हम ये देखते हैं कि उन मूल्यों में जरूर बिखराव की कोशिश लाने का प्रयास किया है, पर जिस तरह की जो पृष्ठभूमि प्रेमचंद ने यहाँ पर रचित की है वह बहुत ही सुंदर तरीके से इसे अभिव्यक्त दे रहे हैं। शासक डलहौजी अवध को अपने कब्जे में लेने की कूटनीति और शोषण नीति का यहाँ पर चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किस तरह से हम देखते हैं कि जो अंग्रेजी सभ्यता है, संस्कृति है, या उनकी शासक या उनकी कूटनीतियों के द्वारा वह पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने के लिए लगातार प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो डलहौजी है वह अनेक जागीरों को तो वह खा गया है, केवल अवध के नाम पर वह जागीर बची हुई है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वह उसको समर्थन या समर्पित रूप प्रदान कर रही थी। तब तक वह उसको हत्याता नहीं है, पर एक वक्त पर वह उसे पूर्ण रूप से हत्याने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता है। राजा वाजिद अली इसमें दिखाया गया है। इसमें अमजद खान ने भूमिका निभाई गई है, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से जो वाजिद अली है वह किस तरह से विलासिता की जिंदगी में अपने आप को पूर्ण रूप से जीते हुए दिखाई दे रहा है। उसके जीवन में केवल विलास के अलावा या रंग रंगलियां मनाने के अलावा कोई और दूसरा कार्य वहां पर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह युद्ध के परामर्श से कोसों दूर वहां पर दिखाई देता है। युद्ध में शामिल होने से बचने के कारण एक मस्जिद में जाकर शतरंज खेलने लगते हैं, और बीते पलों या बीती बातों को याद कर वह खेल में निरंतर कभी लड़ते, कभी झगड़ते, कभी समर्थन, कभी बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किस तरह से जब युद्ध का एक माहौल तैयार हो गया और उसमें युद्ध
पूरी तरह से लागू करने के लिए अंग्रेजी सभ्यता वहाँ पर आतुर होती हुई दिखाई देती है। तो वाजिद अली किस तरह से अपने आप को बचाता हुआ या उनके सामने समर्थन देते हुए वहाँ पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है। इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है और हम देखते हैं कि किस तरह से ये 2 जागीरदार अपने खेल के प्रति अति बेफ़िक्री से उसको निभाने के चक्कर में एक मस्जिद में जाकर छिप जाते हैं और वहाँ पर शतरंज का खेल खेलने लगते हैं, जिसमें इनकी कई बार हार होती है, कई बार जीत होती है और कई बार अनेक प्रकार से हम देखते हैं असमझौते होते हुए भी दिखाई देते हैं। पर खेल के प्रति ऐसा स्नेह इस खेल के प्रति दिखाई दिया है, जो कि इससे पहले हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे खेल अपने जीवन में देखे हैं, पर इतनी तन्मयता से, इतने रुचि से, इतने हित से उसको खेलते हुए नहीं देखा, जो शतरंज के खिलाड़ी में प्रेमचंद ने इन पात्रों के द्वारा उस भूमिका को अदा किया है। अंग्रेजों द्वारा शासन की पीड़ा और उनके चरित्र की कूटनीति का रूप दर्शाया है कि किस तरह से अंग्रेजों की जो सोच थी कि वह किस तरह से भारतीय लोगों पर या भारत पर शासन कर सके, उनकी कूटनीतियों के द्वारा ही हम देखते हैं कि जो भारतीय एक तरह से समुदाय है, समाज है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, संत्रास से, तनाव से जूझा है। भोग विलास, कर्तव्यहीनता और शोषणकारी नीतियों का रूप प्रयोग किया है कि हम देखते हैं कि राजा महाराजाओं की जो जिंदगी होती है वह भोग विलास के रूप में ही जिए जाती है। वह अपने प्रजा के प्रति उतने निष्ठापूर्ण नहीं दिखाई देते हैं, वहां पर कर्तव्य का बोध करते हुए नहीं दिखाई देते, उसमें कर्तव्यहीनता का जो आधार है वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं और अनेक प्रकार से जनता का जो शोषण करते हुए दिखाई देते हैं, उसका यहाँ पर खुलकर चित्रण हुआ है। पारिवारिक समस्या, हम देखते हैं कि इस कहानी में कि किस तरह से 2 शतरंज के प्रेमी यहाँ पर अपने खेल के प्रति अपने पूर्ण रूप से अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें परिवार की, समाज की, जागीर की, किसी की भी चिंता वहाँ पर खलती हुई नहीं दिखाई देती। केवल खेल के प्रति अगर कोई उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए, कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, तो वह तिलमिला जाते हैं और इसके कारण दोनों परिवार समय समय पर हम देखते हैं कि उनमें खटास आ रही है, कड़वाहट उत्पन्न हो रही है, अनेक प्रकार के संत्रास वहां जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। जमींदारों के शौक और मस्ती का करुण चित्रण किया है कि हमने ये पढ़ा है, देखा है, इतिहास में हमने जाना है कि किस तरह से जागीरदारों, जमींदारों के जो शौक होते थे और वो केवल शौक के आधार पर ही अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते थे। जो उनके घर की जो स्थिति थी वह बड़ी ही करुण दिखाई देती थी। संबंधों के आधार पर वह पूर्ण रूप से अपने आप को एक तरह से संत्रास की श्रेणी में दिखाई देते थे और जो परिवार वाले हैं वह इन राजाओं के प्रति, इन जमींदारों के प्रति, इन जागीरदारों के प्रति उतने समर्पित भाव होते हुए भी समर्पण का वहां पर अवरोध या एक तरह से विरोध रूप वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि विरोध उस रूप में दिखाया गया है कि जब आपके कहे की इच्छा अनुसार आपका कार्य नहीं होता तो वहां पर विरोध की भावना जन्म लेती हुई दिखाई देती है और ऐसे ही संबंधों में भी दिखाई देती है, क्योंकि संबंध एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। अगर पति पत्नी की बात सुनता है तब पत्नी जाके पति की बात सुनती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परिवारों में संबंधों में रोष, आक्रोश की व्यथा का मार्मिक चित्रण शतरंज के खिलाड़ी में दिखाया गया है कि किस तरह से सज्जाद अली की जो बेगम है वह किस तरह से परिवार से या संबंधों के प्रति उदासीनता, ऊब को वहां पर चित्रित होते हुए दिखाई देती है और जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार के रोष भी हैं, आक्रोश भी हैं। उसी तरह से हम मीर रोशन की भी घर में देखते हैं कि पति होते स्वाते भी वह पर पुरुष के साथ साथ अपने संबंध बनाए रखती है और उसका बेटा भी अपने परिवार के प्रति उतना सजग रूप नहीं दिखाई दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि हम देखते हैं कि इस खेल के प्रति जो 2 पात्रों का यहाँ पर चरित्र चित्रण किया है वह बहुत ही ज्यादा अवसरवादी रूप में, अपने हित के रूप में, अपनी रुचि के अनुसार वहां पर दिखाने की कोशिश की है। धन्यवाद।